गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू ऑल आर गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 26 फरवरी है, दिन है वेंसडे। हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पंछियों के ऊपर लिखा गया है काउंटिंग बर्ड्स टुगेदर। सबसे पहले हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इनको भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है। इनके माध्यम से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक किया है। आप इनको studyIQ.com के ऊपर से खरीद सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं इनको लेकर, तो ये रहे नंबर्स जिनके ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो सोर्सेस हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डियर फ्रेंड्स, आप में से एक स्टूडेंट ने अपना फीडबैक जो है वो कल के लेक्चर में लिखा है और काफ़ी मोटिवेटिंग लेक्चर है, बेग योर पार्डन, काफ़ी मोटिवेटिंग आपकी कमेंट है और काफ़ी उत्साहवर्धक है। मीन्स आई एम सो टच्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस सीरीज़ के माध्यम से आपको फ़ायदा हुआ है। आई एम सो ग्लैड। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ ऑन रेगुलर बेसिस। लेक्चर अगर पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी है, वो क्या है उसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे काउंटिंग बर्ड्स टुगेदर के बारे में। स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट 2020 अभी कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया गया और ये पहला ऐसा कलेक्टिव अटेम्प्ट है। मिलजुल कर एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट किया गया ताकि हमें जो एवी फौना है, यानी कि जो हमारे पंछी हैं, उनके बारे में पता चले, उनको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँ। इन द सेंस कि उनकी पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, किस प्रकार के बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन और इंक्रीज़ हो रही हैं, किन किन एरियाज़ में पॉपुलेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। एक यहाँ पर जो लाइन है इसको आप समझिए, राइट, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। While there are several species including globally threatened ones whose population are doing reasonably, more bird species are showing declines in population than are showing population stability or increases. मैं इसको आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं ग्लोबली थ्रेटेंड वंस। अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन के ऊपर जो आंकड़ा है उसके ऊपर नज़र डालें तो ये सारे बर्ड्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन ने काफ़ी ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस रहा है हमारे देश में। व्हेन आई से परफॉर्मेंस, आई एम बेसिकली सेइंग कि ये कुछ ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज़ जो हैं बर्ड्स की, वो हमारे देश में उनका जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं ग्रोथ जो है या फिर जो एक मेंटेनेंस है उनका, तो वो ठीक ठाक चल रहा है, रीजनेबली, इट्स ओके। लेकिन एक शब्द जो यहाँ पर है वो है सेवरल स्पीसीज। कुछ ही स्पीसीज की यहाँ पर बात है। मोर बर्ड स्पीसीज यानी कि ज़्यादातर जो बर्ड की स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है और ये एक चिंता का विषय है। पिछले 2 दशकों के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ओवर हाफ द स्पीसीज असेस्ड हैव डिक्लाइंड, यानी कि 50%, पिछले 20 सालों में 50% जितने बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं उसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत सारे अलग अलग पक्षी, प्रे यानी कि जो जिनका शिकार होता है, फिर बहुत सारे माइग्रेंट शोर बर्ड्स हैं जो हमारे जो समंदर हैं उनके किनारे हमें देखने को मिलते हैं। सी गर्ल्स एंड देयर आर अदर बर्ड्स जो हमें समंदर के किनारे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो हमें जंगलों में मिलते हैं, बहुत सारे बर्ड्स ग्रासलैंड के होते हैं, बहुत सारे एंडेमिक बर्ड्स होते हैं। एंडेमिक यानी कि वो बाहर से नहीं आते, उनका जन्म ही भारत में, जन्म इन द सेंस कि उनकी पूरी जो उत्पत्ति है वो भारत में ही हुई है। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो कैटेगरीज के बर्ड्स हैं, राइट, कोई शिकार करते हैं, किसी का शिकार होता है, कोई उड़ सकते हैं, कोई पानी की जगह पर हमें मिलते हैं, कोई हमें बहुत घने जंगलों में मिलते हैं। तो अलग अलग जो बर्ड्स हैं, ये सारे बर्ड्स की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। आपके लिए एक प्रश्न है, IUCN जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। नाउ द थिंग इज कि 67 ग्लोबली थ्रेटेंड इंडियन बर्ड स्पीसीज, पहले 67 ऐसी ग्लोबली थ्रेटेंड इंडियन बर्ड स्पीसीज थी,
आज वो तो हैं, लेकिन इसमें एक एडिशन हुआ है, 34 मोर स्पीसीज आर एडेड हियर। तो टोटल हैं 101। ये सिर्फ हमारे देश की बात है। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें इस रिपोर्ट में हमें पढ़ने को मिलती हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ों की अगर बात करें, मीन्स पॉजिटिव तो इसमें क्या हो सकता है, एक तरफ जो बर्ड्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, और अलग अलग प्रकार के बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि ये जो रिपोर्ट सामने आया है इससे हमें पता तो चला कि प्रॉब्लम क्या है, हम आइडेंटिफाई तो कर पाए कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि मिलजुल कर यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि शब्दों के ऊपर थोड़ा जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट कलेक्टिव अटेम्प्ट, तो ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है कि मिलजुल कर बहुत सारी मल्टी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, एनजीओ, इन सब ने कोलैबोरेट करके इस रिपोर्ट को बनाया है। 1970s से जो डेटा जो हैं, इन सारे डेटा को देखा गया है ओनली थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ओवर 15,500 बर्ड वॉचर्स। 15,500 से भी ज़्यादा जो बर्ड वॉचर्स हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों के ऊपर डेटा जो है वो क्रिएट किया। 10 मिलियन रिकॉर्ड्स, यानी कि 1 करोड़ जितना डेटा जो है, 1 करोड़ जितनी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई। और ये जो रिपोर्ट है इसमें इसके दो आउटस्टैंडिंग या फिर आप कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन इट बिल्ड्स ऑन कम्स फ्रॉम सिटीजन्स लाइक अस ऑल, यानी कि सामान्य नागरिक जो हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जू में काम करने वाले या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों ने ही इसमें काम किया है। मेरे आपकी तरह बहुत सारे कई जो फोटोग्राफ के शौकीन यंगस्टर्स हैं, तो उन्होंने इसमें पार्ट लिया। बर्ड वॉचर्स जो हैं उन्होंने इसमें, तो कॉमन मैन जो हम कहते हैं, आम आदमी ने भी इसमें पार्ट लिया। तो अवेयरनेस जो है इससे जनरेट होगी। सेकेंड थिंग इज द रिपोर्ट्स, डेटा एंड एनालिसिस आर इन द पब्लिक डोमेन, इनवाइटिंग क्रिटिक एंड फर्दर रिफाइनमेंट। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक डोमेन में है। एक बार ऐसा डेटा जो है वो ओपन एक्सेस में रखा जाता है तो रिसर्चर्स जो हैं वो इस डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे एज वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल नाउ। और आप सोचिए कि आज की जो हमारी डिस्कशन है इससे हम बर्ड्स को इसके बारे में सोचने पर मजबूर डेफिनेटली होते हैं, इजंट इट? वी विल थिंक अबाउट आवर बर्ड्स। आज जो फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्शन मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के बर्ड्स होते हैं, तो जनरली हमें पता है बर्ड्स आसमान में रहते हैं, लेकिन हम कब उनको देखते हैं इतना बारीकी से? कब हम सोचते हैं कि जो पिजियन हैं वो एक अर्बन बर्ड हैं, जो स्पैरोज हैं उनका एक रोल है। कुछ टाइम पहले हम बचपन के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि वी वर टॉकिंग अबाउट कि स्पैरोज जो हैं उनकी पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई एक जगह से दूसरी जगह पर रीजनेबली दे आर डूइंग गुड। तो आज आप देखिएगा, और आज या फिर दिस वीकेंड टेक आउट सम टाइम एंड गो आउट। जो आपका एक ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक जब आप लेते हैं, तो ट्राई कीजिएगा कि आप ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिले। आप उनको मेक श्योर कि एंजॉय करें और ऑब्ज़र्व कीजिएगा अलग अलग बर्ड्स जो हैं उनकी अलग अलग यूटिलिटी और उनका अलग एक रोल है। चाहे वो क्रो हो, चाहे वो, हमने कुछ टाइम पहले गिद्ध की भी बात की थी कि उनका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो बर्ड्स आर नियरली एवरीवेयर, हर जगह पर हमें बर्ड्स, अलग अलग बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उनका हमारे जीवन, हमारे आर्ट के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव भी है। कलरफुल हैं बर्ड्स, गीत गाते रहते हैं, एक अनोखा ही एक डिस्प्ले होता है बर्ड्स का। और आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, रामायण में भी बर्ड्स को मेंशन किया गया है, इज़न्ट इट? जो गरुड़ा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आई एम नॉट सेइंग कि उसी को फॉलो, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि हमारी जो एपिक स्टोरीज़ हैं, महाभारत, रामायण या फिर दूसरी जो इस प्रकार की जो भी इस प्रकार की एपिक बातें हैं, तो उसमें भी हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं। और आज के जीवन में भी बर्ड्स आर एवरीवेयर एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो भी हमारे जंगलों को, जो ये सीड डिस्पर्सल का जो काम है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं और इकोसिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम पहले इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देते थे, लेकिन आज ये वक्त आ चुका है कि हम हमारे एनवायरनमेंट में सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम ख्याल रखें, और क्योंकि हमने ही उनको डिस्ट्रॉय किया है। और ऐसे जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर से आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं,
ऐसे टॉपिक्स के ऊपर से अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ के खास करके मेंस एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे ए टेस्ट ऑफ गवर्नेंस के बारे में। ए टेस्ट ऑफ गवर्नेंस ये जो है ये दिल्ली में जो कल वायोलेंस हुआ उसके ऊपर लिखा गया एक एडिटोरियल है। उससे पहले मैं आपको ये क्राइसिस इन मलेशिया के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। एक सबसे पहली बात तो जो आपको समझनी है वो ये है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की एज जो है ये 90 प्लस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज एज इज समवेयर अराउंड 93-94। तो एक ऐसा वक्त के अब मीन्स उनकी हेल्थ होपफुली अच्छी है शायद, तो अब उनको मीन्स इतनी एज का एक व्यक्ति जो है वो और एक लंबे टाइम से वो मलेशिया की प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो संभाल, तो एक प्रकार से ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर कोई एक फैमिली या फिर कोई एक व्यक्ति जो है कि लंबे टाइम से देश की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है वहाँ पर बैठ जाता है और फिर निकलने का नाम नहीं लेता। मलेशिया और भारत की बात करें तो रिसेंट टाइम में यहाँ पर वो बातें नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू कि रिसेंट पास्ट में मलेशिया ने पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया है। CAA के बारे में, कश्मीर के बारे में मलेशिया ने काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिया है। तो भारत और मलेशिया के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। भारत मलेशिया से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम पाम ऑयल मंगवाते थे, लेकिन उसका इंपोर्ट जो है वो हमने बंद कर दिया है। और एनीवे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिकली रेजिग्नेशन दिया है, तो फिर वहाँ पर नई पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। और जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तब आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि एक लंबे टाइम से वहाँ पर एक व्यक्ति ने रूल संभाला है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि अब ये व्यक्ति जाएं और उसकी जगह पर हम एक नई लीडरशिप लेकर आएँ। तो ऐसी ही सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ गवर्नेंस के बारे में। कम्युनल वायलेंस हुआ दिल्ली में और इसमें 13 लोगों की जान चली गई और 150 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। और ये चीज़ हुई हमारे कैपिटल में। कल हमारे देश में एक बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान आए हुए थे, मिस्टर ट्रंप और उनका पूरा फैमिली, और एक तरफ हमारे सिटी में ऐसे कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिले। तो ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय भी है और एक अच्छी बात डेफिनेटली नहीं है कि इतने बड़े इतने इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन में जो गवर्नमेंट है वो डूबी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो इस प्रकार के वायलेंस होते हैं। अब ये जो वायलेंस है ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन हुआ है। देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करें और जहाँ तक मेरी समझ है ऐसे वायलेंस जो हैं वो स्पॉट ऑन नहीं होते हैं, इसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री डेफिनेटली होती है। और रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो प्रो CAA डेमोन्स्ट्रेटर हैं और एंटी CAA प्रोटेस्टर्स हैं, इज़न्ट इट? कई लोगों ने CAA के खिलाफ जो है वो जुलूस निकाले और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने CAA को सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत शांत थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पर कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, कई जगह पर वायलेंस हुआ। तो ये ऐसे मिक्स जो हैं न्यूज़ हमें देखने को मिलते रहे। कई जगहों पर पुलिस ने अच्छा काम किया है, कई जगह पर दिल्ली पुलिस का काम जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो मिक्स हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसा कहते हैं कि पुलिस ने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर वायलेंस किया। कुछ रिपोर्ट्स का कहना ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स कह सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसे लोग थे राइटर्स जिन्होंने वायलेंस किया, तो इसलिए पुलिस को जो है वो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा। तो ऐसी दोनों बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखें तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की वो होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री के तहत आती है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अगर आप समझ गए तो पूरा आपको ये जो एडिटोरियल है वो समझ में आ जाएगा, या फिर फ्यूचर में होने वाली या फिर पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं रायोट्स और ऐसे वायलेंस वो समझ में आ जाएंगे कि कम्युनल वायलेंस एनी टाइम एनीवेयर हैपन्स ओनली ड्यू टू द इनएफिशिएंसी और कोल्यूशन और बोथ ऑफ दोज इन पावर। यानी कि कम्युनल वायलेंस इसीलिए होते हैं कहीं पर भी जो हुए हैं या फिर होंगे, राइट, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि एक तो जो सरकार पावर में है या फिर जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात करें तो या तो
पुलिस जो है या फिर जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो इनएफिशिएंट है, वो इतनी केपेबल नहीं है कि चीज़ों को वो कंट्रोल कर पाए। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोल्यूशन, कि यही करना चाहती हैं जो पार्टीज पावर में हैं या फिर पार्टी पावर में आना चाहती हैं, तो उनका मेन मकसद ही यही है कि इश्यूज़ को क्रिएट करना। तो ये दो में से एक चीज़, या फिर कई बार होता है कि कि कोल्यूशन में इलीगल जो एक तरीका है जो पार्टीज़ या फिर जो ग्रुप्स जो करते हैं इलीगल तरीके से चीज़ों को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोल्यूशन का मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जो ग्रुप्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने जानबूझकर वायलेंस जो है उसका सहारा लिया। क्योंकि अगर इनएफिशिएंसी की बात करें तो पहले से ही पुलिस की जो एक सीक्रेट सर्विसेज जो होती हैं जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन कौन से लीडर्स हैं, क्या क्या भड़काऊ भाषण चल रहे हैं, चाहे वो एंटी सीएए वाले हों या फिर प्रो सीएए वाले हों, दोनों के ऊपर गवर्नमेंट की जो है वो नज़र होनी चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं उनको हम रोक सकें। तो ये चीज़ आपको समझनी है, राइट, कि कम्युनल वायलेंस एनी टाइम एनीवेयर हैपन्स ओनली ड्यू टू the inefficiency or collusion or both of those in power। फिर बात करते हैं more psychological than an empowering voter ऑप्शन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है नोटा के ऊपर, NOTA यानी कि नन ऑफ द अबाव का जो बटन हमें मिलता है हमारे EVM में, सबसे बॉटम में होता है नन ऑफ द अबाव। मतलब ही यही है कि ऊपर दिए गए जितने भी लिस्ट के जो भी नाम हैं उसमें से कोई भी नहीं, राइट। तो हम नोटा का बटन प्रेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले कुछ दिनों पहले हमारी जो डिस्कशन थी उसमें भी हमने देखा था कि जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि इलेक्शन के साथ जुड़े हुए जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे क्रिमिनल्स को एंटर ना होने देना, अगर वो उनको सज़ा मिल जाती है तो इतने सालों के लिए उनके ऊपर बैन होगा, उनकी डिटेल्स उनको रिलीज़ करनी है, फिर अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स की डिटेल्स जो हैं वो रिलीज़ करनी होगी। तो ये सारे बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और नोटा का ऑप्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया है। 2013 में जब से ये ऑप्शन आया है तब से लेकर आज तक दिल्ली में बहुत सारे इलेक्शंस हो चुके हैं। एवरेज अगर हम निकाले, पूरे देश की एवरेज निकाले, तो टोटल जितने वोट्स होते हैं उसमें से ऑन एन एवरेज 1% वोट्स जो हैं वो नोटा को जाते हैं, नन ऑफ द अबाव को जाते हैं। रफली 1 in 200 वोटर्स ऑफ दिल्ली ऑप्टेड फॉर नोटा, यानी कि 200 में से, रफली स्पीकिंग 200 में से एक व्यक्ति ने दिल्ली में नोटा ऑप्शन जो है उसको प्रेस किया है। और ये पिछले 6-7 सालों की बात है, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर आज तक ये चीज़ हमें देखने को मिली है। इन 2013 इंडिया बिकेम 14th कंट्री, भारत जो है ऐसा 14th कंट्री बन गया 2013 में जिसने नोटा को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि इट इज़ नॉट ए राइट टू रिजेक्ट। नोटा से हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। SY कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रह चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी वो लिखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स मैंने काफ़ी पढ़े हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लैंग्वेज में वो लिखते हैं। अच्छी लैंग्वेज इन द सेंस, भाषा भले ही अंग्रेज़ी हो लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते हैं। कभी ऐसा होगा तो मिलेगा ऐसा कोई आर्टिकल तो डेफिनेटली मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर में क्यों ना प्रिंट किया गया हो। तो नोटा जो है इसको एक टूथलेस ऑप्शन कहते हैं। टूथलेस यानी कि इसमें कोई दम नहीं है नोटा में, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए कि 100 वोट हुए हैं और 100 में से 99 वोट मान लीजिए नोटा को मिले और एक वोट सिर्फ एक कैंडिडेट को मिला, तो वो कैंडिडेट जीत गया इलेक्शन। कैन यू बिलीव इट? 100 में से 99 नोटा प्रेस हुए हैं लेकिन एक वोट जो है किसी एक कैंडिडेट को मिला, तो भी उस इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो ये होगा कि वो जो एक वोट मिलने वाला व्यक्ति जो है वो जीत जाएगा। बाकी के जो जितने भी नोटा है इसको नो वोट या फिर इनवैलिड माना जाएगा। 2018 में अगेन हमारे फॉर्मर CEC TS कृष्णमूर्ति ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि उन जगहों पर जहां पर नोटा जो हैं उसमें ज़्यादा वोट हों, लेट्स से कि अगर एक कैंडिडेट को 10 वोट मिले हैं, दूसरे कैंडिडेट को लेट्स से 8 वोट मिले हैं, और नोटा जो हैं उसको लेट्स से 11 वोट्स मिले हैं,
तो यहाँ पर फिर से इलेक्शन होना चाहिए, और सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं, ये कैंडिडेट जिनको 10 और 8 वोट मिले थे उनको तो फिर से इलेक्शन लड़ने की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए उस जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर नेक्स्ट इलेक्शन में। उसके बाद का अगर फ्यूचर में इलेक्शन होता है देन डेफिनेटली दैट दोज पीपल कैन फाइट अगेन। जून 2018 में महाराष्ट्र का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप उठाया कि इफ इट इज नोटिस्ड व्हाइल काउंटिंग नोटा हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, द सेड इलेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर सीट शैल बी काउंटरमेंडेड एंड अ फ्रेश इलेक्शन शैल बी हेल्ड फॉर सच ए पोस्ट। 2018 में महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि अगर नोटा का काउंटिंग ज़्यादा हुआ तो उस पर्टिकुलर सीट के लिए, उस पर्टिकुलर जगह के लिए वहाँ पर फिर से वोटिंग करवाई जाएगी। नवंबर 2018 में जो हरियाणा का स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने तो एक और इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया कि इफ़ नोटा गेट्स मैक्सिमम वोट नन ऑफ द रियल कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड and the elections will be cancelled and held afresh. What is more, the candidates securing votes less than nota would be barred from contesting in that re-election. कि अगर री-इलेक्शन में जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि जो कैंडिडेट्स पहले खड़े हुए थे उनको तो फिर से कंटेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा एक स्टेप हरियाणा की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने उठाया है। और मकासर इंडोनेशिया में एक चीज़ ऐसी हुई कि द ओनली कैंडिडेट इन 2018 इलेक्शन फॉर मेयर रिसीव्ड 35,000 लेस वोट्स देन नोटा विच फोर्स्ड अ रिपीट इलेक्शन इन 2020। वहाँ पर ऐसा हुआ कि फिर से इंडोनेशिया की एक जगह है जहाँ पर मेयरल इलेक्शंस थे, तो वहाँ पर फिर से इलेक्शंस हुए बिकॉज नोटा को ज़्यादा वोट्स मिले थे। अब एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सुझाव दिया गया है, व्हाट अबाउट नन ऑफ द बिलो ऑप्शन। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी और भारत में ऐसी कोई ख़ास रिसर्च नहीं हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, लेकिन एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था और यहाँ पर स्पेसिफिकली हमने बात की थी नन ऑफ द अबाव, यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो क्या हम इस चीज़ को चेंज करके नन ऑफ द बिलो कर सकते हैं, यानी कि ये जो बटन है, होल्ड ऑन लेट मी शो यू, कि ये मान लीजिए कि दिस इज़ योर ईवीएम। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि ये जो बटन है वो यहाँ पर होता है, इसने ये बॉटम में होता है। तो लेट्स कीप इट हियर कि नोटा वाला जो बटन है वो अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं, राइट, ये आ गया आपका बटन नन ऑफ द बिलो। ये नोटा को चेंज होकर फिर इसका नाम हो जाएगा नन ऑफ द बिलो। तो स्टार्टिंग में ही अगर ये ऑप्शन दिया जाता है तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा ही, इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है कि अगर स्टार्टिंग में सबसे टॉप में अगर बटन दिया गया है तो चांसेस आर के लोग जो हैं इसका इस्तेमाल शायद ज़्यादा करें, तो इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। फिर बात करते हैं टू राइजिंग पावर्स इन टू डिफरेंट एराज के बारे में। डियर फ्रेंड्स, चाइना के बारे में, यूएसए के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डीप हियर, लेकिन जो नए नए पॉइंट्स हैं उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि चाइना जो है उसका राइज हो रहा है। चाइना 1949 में क्या था, एक एग्रेरियन, खेती-बाड़ी के ऊपर निर्भरता रखने वाला एक देश, एक बैकवर्ड कंट्री था, और आज ये टोटली डिफरेंट हो चुका है। आज एक इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन चुका है चाइना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ पर किए गए और आज चाइना की ताकत जो है आप देखिए कि यूएसए के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ समय में ही चाइना जो है वो यूएसए को ओवरटेक करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इकोनॉमिक राइज जब होता है तब स्ट्रेटेजिक राइज भी एक देश का होने लगता है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति ऐसा था जो पहले कुछ कमाता नहीं था, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टूडेंट था, तो अब उनको एक जॉब मिल गई और जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी मिल गई, अब पैसे जो हैं वो ज़्यादा कमाने लगा वो व्यक्ति, तो फिर अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगेगा, इज़न्ट इट। वो हेल्थ इंश्योरेंस निकालेगा, टर्म इंश्योरेंस निकालेगा एंड बहुत सारी चीज़ें। पहले वो मोटरसाइकिल में चलता था, अब सोचेगा कि अब मैं कार में चलूँगा, कार ज़्यादा सेफ है। तो ये सारे विचार आते हैं, राइट। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स जिसको आप रिलेट कर पाएँ। ऐसी ही चीज़ देश के साथ भी होती है कि जब एक देश के पास जब पैसा नहीं होता है तब वो बिजी होता है कि गरीबी को हटाए, और जब पैसा होने लगता है तब वो सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा, और ये नेचुरल चीज़ है,
ऐसे ह्यूमन बींग्स भी ऐसा ही सोचते हैं, जब हमारा पेट भर जाए उसके बाद ही हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, क्रिएटिविटी एंड एक्सेट्रा। तो सोवियत यूनियन 1991 में जो ब्रेक हो गया, उससे पहले दुनिया में दो बड़े पावर हाउसेस थे, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। और उससे पहले का ज़माना अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी एक टाइम पर जो है 19th सेंचुरी में जर्मनी का राइज हुआ, 20th सेंचुरी में सोवियत यूनियन का राइज हुआ। और एज यू नो इट वेरी वेल कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो उसके पीछे जो मेन रीजंस थे वो भी ये थे कि पहले जो हैं यहाँ पर यूके और फ्रांस का राज था, इन देशों की बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की। फिर जर्मनी जो है वो धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता गया, जर्मनी स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर जर्मनी भी अफ्रीका और वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज़ बनाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। तो फिर डायरेक्टली उनका फ्रांस और यूके के साथ टसल होने लगा और फिर वॉर्स हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इसकी जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा डीपर हिस्ट्री में जाएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि इसके पीछे मेन रीज़न था वो यही था कि ये जो कॉलोनियल यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो एक प्रकार की कंपटीशन में थे। तो उस टाइम की कंपटीशन और आज की कंपटीशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम पर जो टेंशन्स चल रहे थे उसको इंटर इम्पीरियलिस्टिक राइवलरी कहते थे। लेनिन जो है वो कहते थे कि ये अलग अलग जो ये शाही या फिर जो किंगडम्स हैं तो इनमें कंपटीशन थी कि कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा, जितना पैसा ज़्यादा उतना मिलिट्री पावर, नेवल पावर एक्सेट्रा। तो ये एक प्रकार की कंपटीशन थी। आज यूएसए और चाइना के बीच में कंपटीशन है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर्स भी, सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी वो एक दूसरे के हैं। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि चाइना जो है वो स्टिल एक ग्रोइंग पावर है। चाइना ने पिछले 40 सालों में कोई ऐसा युद्ध नहीं किया किसी के साथ। चाइना जो है वो वो चाहता है कि मीन्स उनका आइडियोलॉजी को, वो यूएसए को आइडियोलॉजी या फिर यूएसए का जो एक प्रभाव है उसको कम नहीं करना चाहता। वो अपने खुद का जो एक इकोनॉमिकल राइज है उसके माध्यम से अपना खुद का इन्फ्लुएंस जो है वो करना चाहता है। वो यूएसए को निकाल कर कुछ नहीं करना चाहता, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। यूएसए ने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि ट्रेड वॉर किया, टेक वॉर किया, ह्यूआई जैसी कंपनीज को जो हैं उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन ये सारे यूएसए के चांसेस जो हैं वो जो ट्रिक्स जो हैं वो फेल हो गई। यूएसए कोई इसमें सक्सेसफुल इतना नहीं रहा। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो ह्यूआई को 5G के लिए परमिशन दे चुके हैं। फिर नेटो फोर्सेस जो हैं वो एशिया पैसिफिक में इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं हैं और चाइना जो है यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, चाइना जो है वो राइज हो रहा है और चाइना धीरे धीरे अच्छे अच्छे दोस्त भी अलग अलग जगहों पर बना रहा है। राइट, तो ये 2 राइजिंग पावर्स इन 2 डिफरेंट एराज के बारे में बात है। फिर बात करते हैं राइट्स, ड्यूटीज़ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, इंदिरा गांधी जी ने देश में जो हमारी कोर्ट्स हैं उसको वीक करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए और गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावरफुल करने की कोशिश की। ये हाइट ऑफ इमरजेंसी के एरा की बात है। और उस टाइम पर उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की। आज भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं। अभी CJI जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने 1-2 दिन पहले ही ये बताया है कि रियल राइट्स आर ए रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जब आप ड्यूटीज़ अपनी फुलफिल करते हैं तभी आप रियल राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें पढ़ने को मिलते हैं। द थिंग इज़ के ये जो हमारे राइट्स हैं उसको जब हम समझे तो उसके लिए हमें हमारी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हमें हमारी थोड़ी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हिस्ट्री यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो हिस्ट्री है उसको। नाउ द थिंग इज़ के ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो हम रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते भी हैं। कुछ ड्यूटीज़ हमारी देश के प्रति, स्टेट के प्रति हैं, कुछ ड्यूटीज़ हमारी दूसरे लोगों की प्रति हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स पे करना, ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम टैक्स पे करें। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर फ़ाइन होता है, हमें जेल हो सकती है। दूसरे लोगों के प्रति हमारी ड्यूटी है कि हम उनके साथ मारपीट ना करें, उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें। तो ये भी ड्यूटी है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर केस हो सकता है, थिंग्स लाइक दैट। तो हर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लोग जनरली स्पीकिंग अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उसको समझते हैं, जनरली स्पीकिंग, राइट। अब राइट्स की बात करें, जो हमारे अधिकार हैं उनकी बात करें, तो इसके लिए 2 चीज़ों को हमें समझना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो जानते थे कि कॉलोनियल रेजिम में, ब्रिटिश राज में हमारे देश जो है वो नागरिक नहीं थे, वो एक प्रकार के सब्जेक्ट थे। हम बेसिकली वो हमें गुलाम की तरह देखते थे और हमारे लिए कोई ऐसा खास रिस्पेक्ट नहीं था। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो प्रो ब्रिटिश थे और एंटी इंडियंस थे।
तो एक लंबी ब्रूटल हिस्ट्री रही है हमारे साथ, बहुत एक लंबे टाइम तक अन्याय हुआ है, और इसी के साथ होलोकॉस्ट हुआ था जो यहूदियों के साथ हुआ यूरोप में। तो इसके भी एग्जाम्पल्स जो थे वो काफ़ी ताज़ा थे। तो सबसे पहले जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये तय किया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो होने चाहिए, और ये एक प्रकार से जो डीह्यूमनाइजेशन है कि एक इंसान को इंसानों की तरह नहीं लेकिन जानवरों से भी बदतर जो ट्रीटमेंट मिलती थी होलोकॉस्ट में हुई और कॉलोनियल रेजिम में हुई, तो इसके लिए सेफ गार्ड्स होने चाहिए। तो इसी के लिए फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपके पास पैसा हो नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, वट एवर यू आर राइट, एज फार एज यू आर ह्यूमन बींग, अगर आप एक इंसान हैं तो आपको फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और आपको ये मिलेंगे, ऐसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सेकंड थिंग इज़ कि उनको ये भी पता था कि हमारी सोसाइटी कोई जस्ट सोसाइटी या फिर इक्वल सोसाइटी नहीं थी, भेदभाव था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, गरीब, अमीर, इस रीजन के लोग अच्छे, इस रीजन के लोग बुरे, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें जो थी उस टाइम पर थी और आज भी हैं, कम हैं लेकिन आज भी वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब होता है कि एक प्रकार से पिरामिड बना लीजिए, राइट, दिस इज़ हायरार्की, सबसे ऊपर ये, उसके बाद ये, तो ये पूरा जो एक लैडर है, पूरी जो एक स्टेप है, तो इसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खड़े रहे। अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारी चीज़ों को, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक तो जो एक डीह्यूमनाइजेशन और दूसरा जो है वो है कि ये जो हायरार्की है, तो इन दोनों चीज़ों के सामने ये ट्विन प्रिंसिपल जो हैं ये हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स ये जो हमें दिए गए हैं हमारे एफआर्स, तो इसके माध्यम से चीज़ें जो हैं वो बदली हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई है, लोग जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ये जो हम ड्यूटीज़ की बात कर रहे थे, तो ड्यूटीज़ तब तक हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे तब जब तक पहले तो हम हमारे राइट्स हमें ना मिले। आप सोचिए कि अगर आपको सिर्फ ड्यूटी फुलफिल करने को किया जाता है लेकिन आपके कुछ राइट्स ना हो, तो फिर आप ड्यूटीज़, कौन सी ड्यूटीज़, आप कोई ड्यूटीज़ ही नहीं रहेगी। राइट्स अगर हैं और लोग राइट को एंजॉय करने लगे, एंजॉय इन द सेंस अगर उनके जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिलने लगे, उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो दी गई हैं उसको फुलफिल करें। राइट्स के बिना जो है वो ड्यूटीज़ हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, राइट, इसके ऊपर से आपको एक मेंस एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये रहे आज के आपके कुछ न्यूज़, राइट, न्यूज़ आइटम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप आराम से इसको डाउनलोड, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बात कर रहा था वो ये है डियर फ्रेंड्स कि कल यानी कि 27 फरवरी को मुझे आई एम ट्रैवलिंग, राइट, आई विल नॉट बी ऑन माई डेस्क। तो कल का जो द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है वो कल नहीं आएगा, कल वीडियोस नहीं आएंगे मेरे वीडियोस डायरेक्टली अब आएंगे 28 फरवरी को। और ये लास्ट ट्रैवल होगा इस सीज़न का। बेसिकली मैरिज सीज़न चल रही है, आई एम श्योर आपको भी ट्रैवलिंग करना पड़ रहा होगा। तो दिस इज़ द लास्ट मैरिज दैट आई हैव टू अटेंड। 28 से थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आपके लिए एक प्रश्न भी है, प्रश्न ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में 2 ग्रुप्स बन गए थे, तो इन दोनों ग्रुप्स का नाम क्या है, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हैं इनमें कौन कौन से देश थे, ये पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।